आने वाला इतना विशाल पानी का भंडार भारत अपने यहाँ रोक सकता है? तो साथियों, कुछ समय पहले भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने ये स्पष्ट किया था कि जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होती हैं, जैसे इंडस रिवर ट्रीटी है भारत पाकिस्तान के बीच, इन संधियों को एक तरफा पूरी तरह रद्द करना बहुत मुश्किल होता है। भाई वन साइडेड इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये खुद माना था यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ने। लेकिन इन्होंने एक बात और जोड़ी कि भारत के पास इस संधि को स्थगित करने का पूरा हक है, पूरा राइट है भारत के पास इस ट्रीटी को सस्पेंड करने का, और हमने वही किया है। लेकिन साथियों, अब बात करें अगर इंजीनियरिंग के लेवल पर, भाई हकीकत क्या है? क्या भारत की इंजीनियरिंग उतनी एडवांस, उतनी डेवलप्ड है कि भारत इन नदियों के पानी को रोक सकता है? तो जो एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, और जो सीवीपी इंडिया है, अगर हम इनका डेटा देखें तो हाल फिलहाल भारत की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जो जल भंडारण क्षमता है, वो बहुत लिमिटेड है। भाई जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स वही रिवर्स जिनके पानी का अधिकांश इस्तेमाल करने का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था। और वेस्टर्न रिवर्स में कौन कौन सी रिवर्स आती हैं साहब? सिंधु आती है, झेलम आती है और चेनाब आती है। इन नदियों से हर साल औसतन 170 क्यूबिक किलोमीटर पानी भारत से पाकिस्तान की तरफ जाता है होकर। और भारत के पास ये जो इतना विशाल पानी भारत की तरफ से बहकर जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, इन 3 भीमकाय विशालकाय नदियों का, साथियों इस पानी का सिर्फ 0.4% ही भारत के पास स्टोर करने की एक्टिव कैपेसिटी है। यानी इतने विशाल पानी का मात्र 0.4% ही भारत स्टोर करके रख सकता है। और भारत के जो मेन इस समय रनिंग में जो डैम्स हैं, जो चालू बांध है भारत की, अगर इनकी हम टोटल स्टोरेज कैपेसिटी देखें, टोटल भंडारण क्षमता देखें, वो भी बेहद न्यूनतम है, बेहद कम है। भारत के कश्मीर के डैम है, जैसे सलाला डैम है, ये टोटल कैपेसिटी का 0.23% क्षमता है, कुल क्षमता का महज ये 0.23% स्टोर कर सकता है। किशनगंगा सिर्फ 0.18% रख सकता है, बगलीहार 0.09%, दुलहस्ती 0.03%, और उड़ी और जो निम्मो बैसगो है ये सिर्फ 0.01 के आसपास साथियों, ये सिर्फ इतना ही स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब भारत इस टाइम साथियों 3 ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है, इसके अलावा ऊज मल्टीपर्पज ये प्रोजेक्ट है, इसी तरह चिनाब पर जो नए प्रोजेक्ट भारत बना रहा है, इसके जरिए भारत अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ा रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी भारत बढ़ा रहा है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स और जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, वो ये मान रहे हैं, इसके एक्सपर्ट्स, के भारत के पास अपनी ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स की वजह से, अपनी भौगोलिक सीमाओं की वजह से अचानक जो भारत ये पानी रोकने की बात कह रहा है, इसकी भी एक हद है। भारत एक हद से आगे नहीं जा सकता। अगर भारत देखो बिना पर्याप्त स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के इन वेस्टर्न रिवर्स का, मतलब चेनाब का, झेलम का और सिंधु का पानी पूरी तरह रोकने का या डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो पानी तो वापस भारत के पंजाब और भारत के जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में बैकफ्लो करेगा, जिससे भारत के अंदर 80 किलोमीटर के लगभग इलाके के अंदर बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। जबरदस्त भयंकर बाढ़ आ जाएगी, भारत के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और भारत देखिए डेफिनेटली ये गलती कभी नहीं दोहराएगा कि अपनी धरती को डुबोकर पाकिस्तान को चोट पहुंचाए। ये गलती, ये रणनीति भारत कभी एडॉप्ट नहीं करेगा। बल्कि आप ये समझिए कि भारत में अभी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो साथियों नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भारत नए डैम्स बना रहा है, इनके साल 2032 तक ही पूरा होने की उम्मीद है, उससे पहले ये पूरे नहीं होंगे 2032 तक। और अगर ये पूरे हो भी जाते हैं तो उसके बाद भी इनके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी वो 2% तक ही होगी, जो अभी 0.4% है, ये बढ़कर मात्र 2% तक ही पहुंच पाएगी। भले ही भारत देखो तात्कालिक रूप से, अभी तुरंत रूप से पूरा पानी नहीं रोक सकता पाकिस्तान का, लेकिन ये जो संधि है ना, इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच, इस संधि के लंबे टाइम तक निलंबित जो भारत ने इसको करके रखा, भाई 14 महीने हो गए पहलगाम अटैक को, तो 14 महीने से तो ये जो ट्रीटी है ये सस्पेंड ही चल रही है। तो इतने लंबे निलंबन से पाकिस्तान के वजूद पर एक बहुत बड़ा दीर्घकालिक खतरा जरूर मंडरा रहा है। और असली जो खतरा सामने आएगा दोस्तों, वो अगले 5 से 10 सालों में सामने आएगा, जब भारत अपने स्ट्रेटेजिक वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेगा, तब असली खतरा होगा। यूनाइटेड नेशन के एग्रीकल्चर डेटा हैं कि पाकिस्तान की 1.8 करोड़ हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड पूरी तरह से इस इंडर रिवर वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। और पाकिस्तान की ये धरती टोटल एग्रीकल्चर लैंड का 80% है। मतलब पाकिस्तान की 80% धरती खेती बाड़ी के लिए भारत की उन 3 नदियों के पानी के ऊपर डिपेंड करती है, जिनका भारत ने समझौता पाकिस्तान के साथ इस समय निलंबित रखा हुआ है, चेनाब, झेलम और इंडस।
और पाकिस्तान की आबादी का साथियों हर चौथा आदमी अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी दाल रोटी के लिए सीधे तौर पर एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड भी करता है। तो अगर इंडिया ने पानी के बहाव के पैटर्न को सख्ती से कंट्रोल कर लिया या डाइवर्ट कर दिया पानी को, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले से ही बदहाल है, और वो पाकिस्तान की बदहाल इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगी, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। अगर खेती बाड़ी के अलावा हम बात करें तो पाकिस्तान का तमाम जो बिजली ग्रिड है वो भी इसी नदी सिस्टम के ऊपर टिका हुआ है। भाई अगर पानी की कॉन्टिन्यूटी, पानी का फ्लो इंपैक्ट होगा, उस पर असर पड़ेगा। तो पाकिस्तान के दो सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक मंगला डैम है, एक तारबेला डैम है। यहां पर टरबाइन को चलाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। भाई जब पानी नहीं मिलेगा तो टरबाइन क्या खाक चलेंगे? और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इससे पाकिस्तान का जो बिजली का प्रोडक्शन है वो 30 से लेकर 50% तक की जबरदस्त गिरावट दर्ज करी जाएगी। उसमें इतनी गिरावट आ सकती है। अब साहब बिजली नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, पाकिस्तान के कारखानों पर असर पड़ेगा, पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर पर असर पड़ेगा, सब कुछ ठप हो जाएगा पाकिस्तान का। और यही वजह है दोस्तों कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, मानवाधिकार परिषद, वहां पर भारत ने भी हाल फिलहाल पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर फ्रैंकस्टीन स्टेट कहा। भारत ने पाकिस्तान को उस यूएनएचआरसी के मंच पर, मतलब फ्रैंकस्टीन स्टेट का मतलब एक ऐसा देश जो अपने ही पाले पोसे हुए जो टेररिस्ट स्ट्रक्चर है उसके जाल में फंस गया, अपने आतंकवादी का जो उसने एक ढांचा खड़ा किया था पाकिस्तान ने, उसके अंदर पाकिस्तान खुद फंस गया है। अब पाकिस्तान के पास ये जो पानी की नाकेबंदी भारत की तरफ से की गई है, इससे बचने का कोई डिप्लोमेटिक वे आउट नहीं है, कूटनीतिक रास्ता हाल फिलहाल नजर नहीं आ रहा। तो पानी की इस जबरदस्त किल्लत और पाकिस्तान के अंदर सूखती नहरों के बीच इस्लामाबाद से और रावलपिंडी से लगातार बेहद सख्त बयान सामने आ रहे हैं और लगातार बेहद एग्रेसिव स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं ये, जिनका नाम है मुसादिक मलिक, इन्होंने कहा कि अगर पानी को लेकर हमारे ऊपर कोई लड़ाई थोपी गई, कोई टेंशन क्रिएट की गई, तो हम मिलिट्री ऑप्शन से पीछे नहीं हटेंगे, हम सैन्य विकल्प इस्तेमाल करेंगे, मतलब हम हमला करेंगे, सीधा सीधा ये बोल रहे हैं भारत को। दूसरा, पाकिस्तान की जो मेन विपक्षी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसके मुखिया है बिलावल भुट्टो, इन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून, मतलब भारत का खून बहेगा। ये इस तरह की इन्होंने एक बहुत जबरदस्त धमकी दी है भारत को। इसी तरह पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इसने तो बाकायदा एक आधिकारिक प्रस्ताव पास किया है कि भारत ये जो पश्चिमी नदियों का रास्ता भारत रोक रहा है, जो मोड़ रहा है, ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हम इसे एक लड़ाई का एक उकसावे की कार्रवाई मानेंगे और भारत पर हमला करेंगे, पूरी सैन्य ताकत से भारत को हम जवाब देंगे। इस तरह की धमकियां पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों से आ रही हैं। अब साथियों, अगर हम एक्सपर्ट्स और यूनिवर्सिटी के जो इंटरनेशनल रिलेशंस के डिपार्टमेंट है, अगर हम उनका आउटपुट देखें, उनका एनालिसिस देखें, तो बोस्टन यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, इनका एनालिसिस है कि पाकिस्तान के नेताओं के जो बयान है, ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि हकीकत में पाकिस्तान एक एरिड कंट्री है, पानी की कमजोरी से जूझने वाला देश है, सूखा देश है, और पाकिस्तान के पास पानी का कोई दूसरा वैकल्पिक स्रोत भी नहीं है। तो पाकिस्तान का क्योंकि पानी रुका हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए पानी का रुकना एक अस्तित्व का संकट है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसलिए पाकिस्तान इसे लड़ाई की वजह मान सकता है। जबकि इसके उलट स्वीडन की जो उपसाला यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, इनका यह मानना है कि देखो ये सब एक राजनीतिक दिखावा है, ये पॉलिटिकल दिखावा है, क्योंकि दोनों देश, भारत भी और पाकिस्तान भी, न्यूक्लियर पावर स्टेट हैं, और दोनों देश अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मिलिट्री एक्शन लिया गया और दोनों ने एक दूसरे के बड़े डैम्स पर या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर हमला किया, तो इससे जल प्रलय जैसी स्थिति हो जाएगी, तबाही आ जाएगी और दोनों देशों को जबरदस्त नुकसान होगा। तीसरी तरफ तीसरा व्यू साथियों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, भारत की। जेएनयू में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट का यह मानना है कि भारत के और पाकिस्तान के बीच ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे की बातचीत बंद हो गई है, जिसे बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं। इन्होंने माना है कि बैक चैनल डिप्लोमेसी के रास्ते भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा खुले रहे हैं और सैन्य स्तर पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर कई दौर की बातचीत भी लगातार चलती रहती है। तो जब दोनों देश आतंकवाद के मुद्दे पर और इस तरह से पानी का जो ये मामला है, इस मुद्दे पर एक मिनिमम एग्रीमेंट पर पहुंच जाएंगे, एक न्यूनतम सहमति पर पहुंच जाएंगे, तो इस समझौते को, मतलब ये जो सिंधु नदी जल समझौता है, इस समझौते को दोबारा पटरी पर लाया जा सकता है। मतलब जेएनयू ये कह रहा है कि समझौता भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और दोनों देश बैठकर इसका समाधान जरूर कर लेंगे। तो साथियों, जो सिंधु नदी प्रणाली है, इसके तमाम टेक्निकल और इसके जियोपॉलिटिकल एनालिसिस से ये शीशे की तरह बात साफ है
कि 2026 की जो वाटर डिप्लोमेसी है ये किसी भी देश के लिए इतनी आसान नहीं है। भाई भारत ने ठीक है आतंकवाद के खिलाफ पानी को एक बहुत मजबूत कूटनीतिक और एक स्ट्रेटेजिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव बना दिया है, लेकिन देखिए हकीकत में इंजीनियरिंग के खतरे और बाढ़ के खतरे भारत को एक हद से ज्यादा पानी पूरी तरह रोकने से रोकते भी हैं। भाई भारत की भी एक लिमिटेशन है, अपनी हद है, कितना पानी भारत रोक सकता है। तो साथियों ये सब हालात हैं और इन सारे हालात में एक तरफ पॉलिटिकल रियलिज्म का वो सिद्धांत है जो ये कहता है कि भारत का फैसला पूरी तरह से सही है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में है, क्योंकि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का दंश झेल रहा है। भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर में, पंजाब में भारत ने किस तरह से पाकिस्तानी आईएसआई के स्लीपर सेल्स, इन सब के माध्यम से भारत ने वो डंक झेला, वो दर्द सहा है पाकिस्तान का, उसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के आर्थिक ढांचे को तोड़ने के लिए, पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए इस सिंधु जल संधि समझौते को निलंबित रखना और पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना पूरी तरह से जायज है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल लॉ का भी लॉजिक है, और इंटरनेशनल लॉ का लॉजिक ये कहता है कि अगर भारत पानी को पूरी तरह रोकने की क्षमता न होने के बावजूद इसी तरह की एग्रेसिव डिप्लोमेसी रखता है तो इससे पाकिस्तान के अंदर भुखमरी फैल सकती है, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो सकता है, और पाकिस्तान के रक्षा के सत्ता के गलियारों में एक न्यूक्लियर डेस्परेशन बढ़ सकता है, परमाणु हताशा बढ़ सकती है, और इतनी बढ़ सकती है कि पाकिस्तान एक आत्मघाती कदम उठा सकता है और एक हकीकत में युद्ध की शुरुआत न कर दे कहीं, जिससे इस तमाम दक्षिण एशिया की शांति कहीं हमेशा के लिए नष्ट ना हो जाए। तो इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को आतंकवाद रुकने तक इस इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह सस्पेंड रखना चाहिए, या फिर एक जिम्मेदार एटॉमिक पावर होने के रूप में, एक परमाणु शक्ति के रूप में युद्ध के इस खतरे को टालने के लिए भारत कूटनीतिक टेबल पर लौटकर डेटा शेयरिंग को दोबारा बहाल कर दे? भारत, आपकी नजर में भारत की